हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडलर्स। यहाँ पे बात करूँगा किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल के लिए, इनफैक्ट मंडे के लिए। क्या व्यू रहेगा और मार्केट किस तरफ जा सकता है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था तो उसमें मैंने यही कहा था कि फेड के बाद जो भी होगा, देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी कि हम ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि रीजन सिंपल है कि उससे पहले हम जो मोमेंटम बना रहे थे वो ऊपर की तरफ का था। दूसरी चीज है, फेड के एक दिन पहले ट्रेड लेना बेवकूफ़ी थी, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। तो बहुत सारे लोग ये सोच के कि फेड के पहले मैं होशियार बन जाता हूँ और शॉर्ट कर देता हूँ, वो फंस गए। और बहुत सारे लोग लॉन्ग किए तो उनको रिवॉर्ड मिल गया। लेकिन दोनों ही सिनेरियोज में वेट कर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो कि लोग नहीं करते हैं। रिसेंटली मैं बैंगलोर में ट्रेडर कार्निवाल्स में था। तो वहां पे मैंने जब अपना प्रेजेंटेशन दिया तो वहां मैंने जो भी 300-400 लोग थे उनके सामने जो पूरा एनालिसिस किया अपने पर्सपेक्टिव से, उसमें भी पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव बुलिश ही आ रहा था फेड के पहले। और वही चीज हुई, मार्केट एकदम बस्ट हुआ, ऊपर की तरफ फटा। मैंने भी ऐसे कहा था कि एकदम फटेगा। उसका वीडियो आप देख सकते हैं, मैं शेयर भी करूंगा बहुत जल्दी। ऑलरेडी गूगल में सर्च करके यूट्यूब पे आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट सिंपल यहाँ पे ये है कि वो लोग जो बियरिश बियरिश में चिपक जाते हैं, बुलिश बुलिश में चिपक जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है। वो अपनी पोजीशन के हिसाब से हर चीज जस्टिफाई करते हैं। अगर पोजीशन नहीं बदल सकते हो तो फिर आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि पोजीशन बदले। राइट नाउ मार्केट बाय द डिप है, स्ट्रॉन्ग बाय द डिप है। और अगर उसको आपको विश्वास नहीं हो रहा कि बाय द डिप है, तो आप मंथली कैंडल, मंथली टाइम फ्रेम सेट करिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और जो करंट कैंडल चल रहा था उसको देखिए। उसको देख के आपको ये समझ में आएगा कि यार, इतने बड़े मंथली कैंडल से मैं फाइट कर रहा हूँ। तो आपको बाय द डिप में ज्यादा रहना है। ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट मत करो, शॉर्ट करके भी पैसा बनेगा। फेड के 3 दिन पहले शॉर्ट किया, बना। और मैंने क्लियरली कहा था शॉर्ट करना है फेड के पहले, और उसके बाद फेड के पहले ही निकल भी जाना है। लेकिन कुछ लोग क्या है, 4 दिन पहले के व्यू पे अटके रहते हैं। लेकिन यू हैव टू कीप मूविंग, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग विच आई टोल्ड पीपल देयर ऑल्सो। वहां भी मैंने लोगों को यही बताया और यहाँ भी यही बताता रहता हूँ। लेकिन कुछ लोग क्या है ना, कि अपने पापों का टिकट दूसरे के नाम पे फाड़ने की आदत है। मेरे घर में कलेश है उसकी वजह से, मेरे बच्चे बिगड़ गए उसकी वजह से, मेरी मम्मी मुझे सुनाती हैं उसकी वजह से, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के चली गई उसकी वजह से। जबकि सबके जिम्मेदार कोई और नहीं हो आप। जिस दिन आप अपनी गलतियों को देखना शुरू कर दोगे, उस दिन आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी। तो पहला पॉइंट ये मैंने वहां पे काफी लोगों से शेयर किया, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। और दूसरी चीज है, बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल नहीं होगे, रिजिड रहोगे, तो मार्केट आपको फ्लश आउट कर देगा। जैसे आप करते हो ना टॉयलेट में, कम बोट में, वहीं पे फ्लश कर देगा आप। और वो कर भी रहा होगा। तो प्लीज बी फ्लेक्सिबल एंड अंडरस्टैंड, बी रिस्पॉन्सिबल, ट्रेड रिस्पॉन्सिबली। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। और जो लोग सब्सक्राइब कर दिए हैं, जिनको नोटिफिकेशन नहीं आता है, प्लीज अनसब्सक्राइब करिए, फिर सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन पे जाके ऑल सेलेक्ट करिए। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्लीज ये कर दीजिए अगर आपको नोटिफिकेशन वीडियोस के नहीं मिलते हैं, प्लीज। दूसरी चीज है, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, बहुत सारे फर्जी टेलीग्राम चैनल हमारे नाम से चल रहे हैं, सारे फर्जी हैं, बॉट चैनल से। हमारा सिर्फ एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको मैसेजेस के व्यूज आप देखोगे 30,000 32,000 व्यूज के आसपास रहते हैं। तो बॉट चैनल्स में हर मैसेज पे व्यूज नहीं आते हैं, वो लोगों ने बॉट फर्जी फॉलोअर्स खरीदे जा सकते हैं, तो वो कर रखा है। तो आप उनसे थोड़ा सा संभल के बचिए। पहला पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि आपको अगर मार्केट में ट्रेड करना है तो हम यहाँ पे फ्री व्यूज देते हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, आपको काफी हेल्प मिलेगी। और रिसेंटली में मैंने अपना परफॉर्मेंस भी यहाँ पे शेयर किया है कि लास्ट 7 महीने में, 7 मंथ्स में, 6 मंथ में प्रॉफिटेबल रहा। मार्च महीना पहले अच्छा था, बाद में एंडिंग में अच्छा नहीं रहा, तो इसके कारण वो महीना अच्छा नहीं गया। लेकिन ओवरऑल 7 महीनों में से 6 महीना अच्छा रहा। तो ये एक दिखाता है कि कंसिस्टेंसी कैसे आती है। तो मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, लेकिन आपका माइंड जब खुला हो, बंद माइंड से आएंगे तो प्लीज मत आइए, बेटर है कहीं और चले जाइए। तो ये मैंने शेयर किया है। तो ये सब मैसेजेस मेरे चैनल पे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। 81,500 राइट नाउ व्यूज हैं, और इसका लिंक मैं पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी और चैनल है उसको खोल के देखिए, तभी सब्सक्राइब करिए। और जो भी हमारा एक प्रीमियम गाइडेंस चैनल है, पिंड कमेंट पे उसका लिंक दिया हुआ है। और उसको कोई यूपीआई से नहीं, उसका एक रिगी का लिंक है, उसी से ज्वाइन किया जा सकता है। तो कोई यूपीआई पेमेंट, ये सब हमारे कोई भी सर्विस में यूपीआई पेमेंट हम नहीं लेते हैं। तो ये आपको समझना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी ओवरऑल ग्लोबल व्यू। ग्लोबल व्यू क्यों जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट हमारे मार्केट को ड्राइव करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे राइट नाउ, तो तीनों जो हैं, यूएस के जो इंडेक्स हैं वो काफी ग्रीन बंद हुए हैं। डॉलर काफी गिरा है, तो ये दिखाता है कि डॉलर के कमजोर होने से इमर्जिंग मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी, जो कि हम देख भी रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही चक्कर है
कि ये रैली कब तक चलेगी। बहुत सारे लोग इसको जज करने की कोशिश करेंगे, ये टॉप है वो टॉप है। मैं आपको सिंपल बोलूँ, टॉप को जज करने की कोशिश मत करिए, मार्केट को बताने दीजिए टॉप कब आने वाला है, तब आप शॉर्ट करिए। और मार्केट कितना भी बियरिश न्यूज आ जाएगा, इस बुलिश मोमेंटम में जो करंटली चल रहा है वो आपको एक मौका तो देगा, ऑलमोस्ट नियर योर कॉस्ट, आपके कॉस्ट के पास निकलने का। तो टेंशन मत लीजिए, फिलहाल के समय जो मार्केट है वो बुलिश है। डिप कोई भी मिले, बड़ी डिप छोटी डिप ठीक ठाक डिप, वो सारी बाइंग अपॉर्चुनिटी होंगी। गैप अप मिले तो उसको चेज ना करें, ये सिंपल सेटअप है। अगर हम जाते हैं और डाउ जोन्स का चार्ट देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही तेज तरीके से आरएसआई ऊपर की तरफ आ रहा है, ऑलमोस्ट 67 आ चुका है। कोई मुझे डाउट नहीं है कि ये थोड़ी और रैली देगा, एटलीस्ट हम 33,300 तक जा सकते हैं, मतलब यहाँ से 500-600 पॉइंट भी जा सकते हैं। इस एरिया पे काफी सारे रेजिस्टेंसेस निकल के आ रहे थे, ये एक क्लस्टर है, यहाँ पे काफी बाउंस आते थे, तो आपका जो रेजिस्टेंस है मोस्ट प्रॉब्ली इस एरिया पे कहीं पे आएगा, इस एरिया पे। तो यहाँ तक हम धीरे धीरे ही सही आएंगे, जिस तरीके का मोमेंटम है। तो डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी यूएस में भी रहेगी, ये फिलहाल मामला दिख रहा है। नैस्डैक में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, हमने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है, आप देख सकते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम है, और वीकली टाइम फ्रेम में एटलीस्ट 13,200 तक की जगह बनी हुई है। तो हम एक इस एरिया तक तो जा ही सकते हैं, इस एरिया तक। तो ये एक एरिया मुझे लग रहा है जहां तक हम जा सकते हैं, तो यहाँ पे भी बाय द डिप रहेगा, मतलब सडनली मार्केट टर्न नहीं होगा, नेगेटिव डे में भी रिकवरी आ जाएगी। जब तक कोई बड़ा मार्केट को नेगेटिव न्यूज ना मिले तब तक शॉर्ट करने की कोई चेष्टा ना करें। ठीक है, आई थिंक चेष्टा आपको काफी समझ में आया होगा पिछले 3 महीने में। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि आपको बुलिश साइड रहना है, बियरिश साइड की चेष्टा भी नहीं करना है। अब कई लोग बोलेंगे तुम तो बियरिश रहते हो, भाई मेरा इतना बड़ा पोर्टफोलियो है बुल साइड में, जितना तुम जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो मैं बुल था पोर्टफोलियो में एट 15,300 500 अभी, तो उसके मजे ले रहा हूँ। और सही बात करूँ तो ट्रेडिंग में भी 7 महीनों में से सिर्फ एक महीना मेरा लॉस हुआ है, वो भी मार्च में। तो इस महीने के बुल में भी मेरा प्रॉफिट रहा है, तो ये दिखाता है कि आई एम फ्लेक्सिबल, आई एम रेडी टू एडजस्ट माई सेल्फ। क्या आप हो? सोचो, आईने में जाके देखो। तो यहाँ पे मैं वही चीज बता रहा हूँ। अब दूसरी चीज है कि यूएस डॉलर को देख लेते हैं। यूएस डॉलर जो है वो अभी फिलहाल हाई लेवल से काफी गिरा है, लेकिन डॉलर का यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहाँ पे सपोर्ट आएगा। तो मेरे हिसाब से जो डॉलर का सपोर्ट है वो ये एरिया पे है, तो आपका 105 से लेके 105.4, तो ऑलमोस्ट हम शायद सपोर्ट के पास आए हैं। तो क्या डॉलर यहाँ से और गिर सकता है? अगर गिरेगा तो मार्केट को अच्छा बूस्ट देगा, लेकिन नहीं भी गिरा और इस एरिया पे भी रहा तो भी मार्केट एक रैली करने की कोशिश कर सकता है। और डॉलर यहाँ पे अगर ऊपर जाना भी है तो एक बेस बना के ही ऊपर जाएगा, तो दिस एरिया विल रिमेन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। और मे बी डॉलर में कोई ट्रेड करता है, सपोर्ट एरिया है, तो डॉलर सपोर्ट के पास रहेगा, वही बैठा रहेगा, तो भी मार्केट बोलेगा डॉलर बढ़ तो नहीं रहा है, चलो हम ऊपर चलते हैं। तो इस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। डॉलर कितना हाई है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो हाई से लो पे आ रहा है या लो से हाई पे जा रहा है। तो राइट नाउ अगर वो फ्लैट रहा तो मार्केट की रैली कंटिन्यू रहेगी, और रेजिस्टेंस लेवल्स जो है उनके बारे में बात करूंगा। तो ये फिलहाल डॉलर का हाल हो गया। तो डॉलर हेल्प करता है इमर्जिंग मार्केट्स को, वो हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ और चीजें कि फ्राइडे को किस तरीके से मार्केट रहा। तो रिलायंस है, इन्फी है, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी है, तो हमने टाटा स्टील और जो भी मेटल है, टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, ऑलमोस्ट 25% नीचे, ऑलमोस्ट 850 पे टाटा स्टील को अपने पोर्टफोलियो पे ऐड किया था। और गाइडेंस ग्रुप में मैंने बताया भी था कि मैंने अच्छी क्वांटिटी में टाटा स्टील और ये तीनों स्टॉक खरीदे हैं। एट 850 था, अभी तो स्प्लिट हो गया है, तो 85 का रेट आप मान के चल सकते हो। राइट नाउ 107 108 चल रहा है। तो ऑलरेडी हमें 25% का पोर्टफोलियो पे प्रॉफिट हो रहा है। जो लोग बोलते हैं ना मैं बियर रहता हूँ, 25%, तुम्हारा दिल जलाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन जलो और सुधरो, क्योंकि जब तक कड़वी बातें नहीं बोलूंगा आप सुधरोगे नहीं। ठीक है, घर वाले इतना सुनाते हैं फिर भी नहीं सुधर रहे हो। बहुत सारे लोग मुझे मिले, इसलिए मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मेजर लोग की प्रॉब्लम है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फुल भी रहिए, बियर भी रहिए, पोर्टफोलियो बनाते जाइए। मनी मैनेजमेंट का मैंने एक सीक्रेट भी उस वीडियो में बताया है, जो कि मैंने किया और बहुत काम करता है। लेकिन वही है ना, लोग उस पर विश्वास करेंगे, फॉलो करेंगे, तभी उनके लिए काम करेगा। और यहाँ पे जो भी स्टॉक्स हैं उनमें से इन्फी मेरे पास है, रिलायंस मेरे पास अच्छा खासा है, एचडीएफसी बैंक है मेरे पास, टाटा स्टील है, बजाज फाइनेंस नहीं है, हिंडाल्को है, आईसीआईसीआई बैंक है। तो सारे स्टॉक, एशियन पेंट मेरे पास 2700 पे, मैंने कई बार बोला था कि ऑयल लग रहा है गिरेगा क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है, तो कमोडिटी का थोड़ा सा क्रैश था।
तो उससे आपको एशियन पेंट्स में बाउंस आने का तो था। 3300 पहुंच चुका है। यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड भी किया होगा तो बहुत पैसे बने होंगे, इन्वेस्ट भी किया होगा तो भी बहुत पैसे बने होंगे। ऑलमोस्ट 20% की रैली आ चुकी है। लेकिन एशियन पेंट्स अभी क्या है कि ऑयल फिर से बढ़ने लगा है, तो थोड़ी सी मुझे लगता है कि इस एरिया में फिर से बुक करने वाला मौका मौका मिलेगा, और फिर से एक बार 3000 या 2800 की तरफ हम जाएं तो बाय कर सकते हैं, ये मेरे को लगता है। लेकिन मैं, हो सकता है अगले एक हफ्ते में इसको सोचूं कि इससे निकल जाता हूँ, क्योंकि सिंपल चीज है, प्रॉफिट मिल रहा है तो बुक करो। आगे 6 महीने बाद क्या होगा फिर से देख लेंगे। दोबारा से 33 की जगह 34 पे ले लेंगे, अगर चीजें सुधर गई, अच्छी हो गई, 38 तक का सवारी कर लेंगे। तो 100 रुपए वो मिस करने को मैं तैयार हूँ, लेकिन जो 600 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है उसको बुक करने की भी सोचने की सोच रहा हूँ, मतलब कर सकता हूँ। तो ये ओवरऑल मार्केट में सारे सेक्टर भाग रहे हैं तो ये पॉजिटिव है। बैंक्स थोड़ा सा रुके हैं, क्योंकि बैंक्स ऑलरेडी कंपेरेटिवली अगर आप देखें, जब निफ्टी इस लेवल पे था तो बैंक निफ्टी इसी लेवल पे था, तो निफ्टी थोड़ा सा कम चला था, जो कि चल रहा है। और निफ्टी अभी और भी चल सकता है, थैंक्स टू आईटी, थैंक्स टू लिटिल बिट ऑफ बैंक, रिलायंस। तो थोड़ा थोड़ा सारे सपोर्ट करेंगे, तो इसलिए निफ्टी का जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस आ रहा है, अगला टारगेट आ रहा है, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक राइट नाउ ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस को हिट किया, वहां से हम गिरे, गैप अप में खुला। इसीलिए मैंने कहा गैप अप को चेज नहीं करना, इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 36,900 पे है। 36,900 पे सपोर्ट मिलेगा, तो वहां पे कोई आए डिप आए तो आप उसको आराम से पुट सेलिंग करके ट्रेड कर सकते हो। आपको इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस है वो 37,750 पे है, जहां से 750 850 रेंज थी, तो वहां से हम कल पलटे, गैप अप खुलेगा। मैंने कहा भी था कि गैप अप चेज नहीं करना, गैप अप में हम रेजिस्टेंस के आसपास आ जाएंगे ना, तो वहां पे आप खरीद के ज्यादा पैसा नहीं बनेगा, डिप मिले तो बाय करो। ठीक है, डिप बाय क्लियर था। अब अगर हम वापस से आते हैं 37,000 पे तो बाय है, अगर हम इसको ब्रेकआउट करते हैं तो भी बाय हो जाएगा, क्योंकि फिर अगला टारगेट काफी ऊपर है, 38,500 से 700 तक। क्योंकि ये एक आपको अच्छा खासा एक मोमेंटम के साथ मार्केट दिखाता हुआ दिख सकता है अगले हफ्ते, अगर सब कुछ ठीक रहा। ये एक बुलिश केस है, अगर डिप मिला तो 36,900 तक हम आ सकते हैं, और वहां पे एक फिर से अच्छी बाइंग बनेगी। तो ये है केस बैंक निफ्टी का। निफ्टी के लिए अगर मैं बात करूं तो निफ्टी का जो कैंडल है, आप देखो ये वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल है, कितना स्ट्रांग है। अब इसको कई लोग शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने 2 महीने पहले शॉर्ट का बोला था, और वो दो महीने से नशे करके बैठे थे, और वो वीडियो आज देखे। मैंने कहा कुछ हो सकता है तुम्हारा। मुझे ताज्जुब नहीं है कि 90% लोग मार्केट में पैसे क्यों गवाते हैं, क्योंकि वो अपनी ही धुन में कुछ और ही करते रहते हैं। हम वीडियो डेली बनाते हैं, लेकिन वो वीडियो एक हफ्ते में एक बार देखते हैं, और एक ही देखते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि कहाँ तक जा सकता है निफ्टी का। इमीडिएट टारगेट 17,400 तक दिख रहा है, ये वीकली बहुत स्ट्रांग कैंडल है। अगर हम डेली में जाएंगे तो डेली में लग रहा है कि अगर कोई डिप आया भी तो 16,900, यहाँ से 200 पॉइंट, 200 250 पॉइंट तक का डिप आता है, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। उसके बाद जो है 16,800, तो ये 16,800 से 16,900 तक का एक सपोर्ट है, जिसको हम फॉलो करेंगे। अगर अगले हफ्ते कोई भी डिप आए, और यहाँ पे आपको पुट सेलिंग कर सकते हैं, कॉल बाइंग कर सकते हैं, लेकिन मोमेंटम चाहिए कॉल बाइंग के लिए। लेकिन मोमेंटम अभी मंथली स्ट्रांग है, वीकली स्ट्रांग है, तो डिप में एक ही 2 दिन लगेगा जो बाय हो जाएगी। लेकिन मैं तो पुट सेल करूंगा, क्योंकि थोड़ी सी इस समय माहौल जब तक ऐसा है, मैं ऑप्शन सेलिंग ज्यादा करने वाला हूँ। और अपसाइड का टारगेट आपका 17,500 तक का खुलता हुआ दिख रहा है, और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आपका 17,700 है। तो कई लोग बोलेंगे नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता। ठीक है, ये आप, मैं तो बियर नहीं हूं, मुझे लगता है आप ज्यादा बियर हो चुके हो कुछ नशा वशा करके। तो इतना नहीं, बी प्रैक्टिकल, बी रियल। तो यहाँ से अगर थोड़ी सी भी डिप आए तो बाय, अगर गैप अप होता है तो मैं चेज नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा तरीका ही नहीं, मेरा सेटअप ही नहीं है चेज करना। और अगर यहाँ से गैप अप होता है तो फिर मैं कोई लैगिंग सेक्टर या कोई सेक्टर जो है अभी अभी मोमेंटम में आ रहा है, उसके स्टॉक को बेटर है कि आप राइड कर लो, थोड़ा सा कैश में लेके या जो भी। लेकिन इंडेक्स में आप समझो कि एक लिमिटेशन होती है, उसमें रोटेशन होना शुरू हो जाएगा, तो हो सकता है इंडेक्स ऊपर गैप अप जाके थोड़ा सा नीचे आए, फिर ऊपर जाए, लेकिन ब्रेकआउट ना करे उससे। लेकिन अगर डिप मिलता है तो उसको बाय कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका निफ्टी का। तो फिलहाल ये निफ्टी बैंक निफ्टी का हो गया, और कुछ स्टॉक्स हैं, तो उनमें स्टॉक्स में सबसे पहले आपका रिलायंस। रिलायंस रिजल्ट के पहले मैंने, रिजल्ट के बाद मैंने कहा था रिजल्ट खराब है, हम दोबारा से नीचे जा सकते हैं, 2370 सपोर्ट है, वहां पे बाय करना है। उससे पहले ही मुड़ गया आप देखो, लेकिन हमारा इमीडिएट टारगेट 2420 भी था, उसके नीचे हम आए, यहाँ से घूमे हैं। अब ये मुझे बहुत ही अच्छा सेटअप लग रहा है मेरे हिसाब से, ये 2530 2540 ब्रेकआउट करना चाहिए, और जो अगला टारगेट होना चाहिए वो इस ट्रेंड लाइन को टच करते हुए 2570 तक भी हो सकता है। और उसके ऊपर तो फिर ये बुलिश ट्रेंड शुरू हो जाएगा तगड़ा वाला। लेकिन एज ऑफ नाउ लगता है कि 2570 तक तो हमें जाना चाहिए।
उसके अलावा मैं बात करूंगा यहाँ पे माइंड ट्री की। मैंने आईटी के बारे में क्लियरली कहा था, अगर आप लास्ट वीडियो देखेंगे, पता नहीं कौन सा बियर बियर मैंने बात की, मैंने तो बुल ही बात की थी। लेकिन माइंड ट्री मुझे लगता है एक अच्छा कैंडिडेट है। अच्छी रैली ऑलरेडी आ चुकी है 3 दिन में, लेकिन यहाँ से मुझे लगता है अभी एक बार हम 3600 3580 तक तो इजिली जा सकते हैं। तो यहाँ भी डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, 3320 पे सपोर्ट रहेगा इस कैंडल की क्लोजिंग जो थी प्रीवियस वाले की। उसके अलावा बजाज फाइनेंस, इसकी बात हमने की थी बजाज ट्रेंड्स की लास्ट वीडियो में। दोनों रॉकेट हो गए, इतने ज्यादा की उम्मीद नहीं थी, लेकिन भाई हो गए तो हो गए, मोमेंटम है। अब इतने मोमेंटम के बाद इस स्टॉक को जब भी मार्केट बुलिश होगा तो आपको देखेगा कि लोग इसको चेस करते हुए देखेंगे। तो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस का जो सपोर्ट है 14,000 पे है फिनसर्व का, और जो भी यहाँ पे डिप आता है इस एरिया पे तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। थोड़ी कंसोलिडेशन होना, कोई शॉक्ड मत होइएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कंसोलिडेशन, क्योंकि कंसोलिडेशन जो है वो पार्ट ऑफ गेम है। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि एक डिप आएगा और फिर एक रैली, तो हो सकता है ये आधा कैंडल कवर हो जाए इसके लेवल तक। ठीक है, तो मेरा ये पॉइंट है कि एक डिप और फिर एक अपसाइड, तो कितना टाइम लग सकता है, 2 दिन 3 दिन, लेकिन इस एरिया पे 14,000 के आसपास तो सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ये हो गया आपका बजाज फिंसर। उसके अलावा जो है आपका टीसीएस की, सॉरी टीसीएस की बात कर लेते हैं। तो टीसीएस फिलहाल इसने दोनों इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दिए हैं, जिसकी बात हमने की थी 3370 की बात मैंने की थी। अभी फिलहाल हम 3320 तक आ चुके हैं। मेरे हिसाब से 3250 पे सपोर्ट है। कोई भी डिप आए 3240 के आसपास रुकता हुआ दिखे तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आप 30-40 रुपीज का लगा के हमेशा किया करिए, और अपना एनालिसिस हमेशा किया करिए। जो मैं बता रहा हूँ ये गेम प्लान मैं अपने लिए यूज करता हूँ, जब भी मुझे लगता है क्या करूंगा, अगर मैं होता आपकी जगह तो क्या करता। तो जरूर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, रोबोट मत बन जाइए। दुनिया में अगर पैसे कमाने हैं ना तो खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, किसी और के दिमाग पे ट्रेड ना करें। कितना भी अच्छा, कितना भी एक्यूरेट वीडियो बना दे, लेकिन दिमाग, माइंड सेट थोड़ा सा अलाइन रखिए। उसके अलावा बात करूंगा टाटा स्टील की। टाटा स्टील ने एक अच्छी रैली दी है, इसको हमने एक्यूमुलेट किया था अपने गाइडेंस ग्रुप में, मैंने शेयर भी किया था जब मैंने खरीदा था उसकी फोटो। टाटा स्टील, वेदांता और हिंडाल्को, और तीनों ने बहुत अच्छी रैली दी। 25% ऑलरेडी गेन हो रखा है। अब क्या यहाँ से और ऊपर जा सकता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे हो सकता है 100 से लेके 107 के बीच में, और फिर एक रैली आ सकती है मे बी हफ्ते भर के अंदर। और 109 का एरिया अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर अगला टारगेट आपको 120 के आसपास मिलेगा। लेकिन ओवरऑल टाटा स्टील ने एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे। विप्रो एक स्टॉक है जिसने अभी तक रैली बड़ी नहीं दी है, और मुझे पता है ये लास्ट में रैली देता है आईटी स्टॉक्स में, और जब देता है तो पागल की तरह भागता है। तो मुझे लगता है कि ये लास्ट में रैली शुरू हो चुकी है, लेकिन आपका जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 432 का, इसके ऊपर आपको ये भागता हुआ दिखेगा। और 470 455 ये सारे टारगेट आते हुए दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी डाउट एंड फियर चलेगा। तो मुझे लगता है कि मैं तो ऑलरेडी, मेरा बाइंग प्राइस ही 400 का है, तो मुझे टेंशन नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 432 एक मेक और ब्रेक लेवल होगा, जिसके ऊपर अच्छी बुलिशनेस आएगी विप्रो में। उसके अलावा एलआईसी में बहुत सारे लोग फंसे हैं, हमेशा पूछते रहते हैं मुझसे। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज करना चाहूंगा कि यहाँ पे आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, लेकिन अभी भी इसको एक इंपॉर्टेंट लेवल निकालना है, वो है आपका 696। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पे मैं अभी कोई भी पॉजिटिविटी नहीं देखता हूँ। 696 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर आपको ये बेस बनाता हुआ दिखेगा। ओवरऑल चिंता की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म गेम है। सारा स्टॉक्स गिरे हैं, मार्केट गिरा है। तो अब आपको अगर ये स्टॉक, अब आप बताओ एलआईसी, कई लोग बोलते हैं कि यार जोमेटो खराब स्टॉक है। भाई एलआईसी 900 का स्टॉक आपका 670 चल रहा है, तो आप एलआईसी पे डाउट नहीं कर सकते। कई लोग जोमेटो बोल रहे थे अरे खत्म हो जाएगा, ये है वो। दैट इज व्हेन पीपल बाय जोमेटो। अगर आप उसके कस्टमर हो, मैं तो कस्टमर हूं, तो मुझे पता है कि हाउ स्ट्रांग द बिजनेस मॉडल इज। आप उसको इग्नोर कर सकते हो, डिनाई कर सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन वो बिजनेस उसका ऐसा है जो बंद नहीं हो सकता, बढ़ने ही वाला है। छोटे शहरों में आप जाके देख लो। तो मेरे हिसाब से एल आई सी इज ऑल्सो ए गुड इन दिस एरिया। 660 पे सपोर्ट लिया है, और ये काफी, आप देखिए कंसोलिडेशन गिरने के बाद यहाँ पे हो चुका है, उसके बाद रैली है, ये दूसरा डिप है। इस डिप के बाद जब रैली होगी ना तो 696 के ऊपर जाने पे इसको ब्रेकआउट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके अलावा टेक महिंद्रा है। टेक महिंद्रा मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, 1040 के आसपास इसके ऊपर रहता है तो फिर से रैली स्टार्ट हो सकती है। राइट नाउ थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, काफी बड़े फॉल के बाद ये रैली बिल्ड हो रही है, तो समय लगेगा। लेकिन ओवरऑल अगर कोई बोले लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम है, मैंने खुद ले रखा है इसको 980 70 के आसपास, तो मेरा व्यू लॉन्ग टर्म है, मुझे कोई इसमें डर की बात नहीं है। उसके अलावा एशियन पेंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि यहाँ पे निकलने की कोशिश मैं कर सकता हूँ 3400 अगर मुझे मिल गया, और उसके बाद देखूंगा मैं कि क्या है। फिलहाल मेरा व्यू इस स्टॉक में इतना ही था। टाइटन मैंने ऑलरेडी 2100 के आसपास लिया है, 2050 के आसपास। लेकिन मेरा जो व्यू है वो ये है कि टाइटन मेरे हिसाब से तो लॉन्ग टर्म स्टोरी है, मैं इसको वापस से नए हाई बनाते हुए देखूंगा
मे बी 1 साल बाद, लेकिन मैं इसको बेचूंगा नहीं क्योंकि अच्छा खासा डिविडेंड भी देता है, बढ़िया स्टॉक है मेरे हिसाब से। तो राइट नाउ अगर कोई लॉन्ग टर्म वाला प्लेयर है तो वो 2100 2190 तक का लेवल वेट कर सकता है। इस एरिया में कंसोलिडेशन अभी भी चल रहा है, तो 2190 से लेके 2250 के बीच में आए, रुके, फिर से अगली एक रैली स्टार्ट हो, दैट इज अ गुड लेवल। तो ये सारे स्टॉक्स हो गए। उसके अलावा टाटा पावर है, टाटा मोटर है, ये सारे स्टॉक्स मेरे फेवरेट हैं। टाटा पावर ब्रेकआउट लेवल पे है, 225 के ऊपर ही अच्छी रैली दिखा सकता है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। इसको सिर्फ 215 217 के नीचे नहीं जाना चाहिए अगले 1 महीने तक, तो आपकी रैली का फॉर्मेशन ही है। उसके अलावा अगर बात करें तो जोमेटो की, अब जोमेटो के बारे में मैंने जो आपको कहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जोमेटो ने नया लोअर लेवल बनाया, लेकिन आरएसआई ने 10 मई का जो आरएसआई है और अभी का जो आरएसआई है उसमें देखिए डाइवर्जेंस है, तो ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना रहा है। अभी जो न्यूज फ्लो था, और ये बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, जेब में चार आने नहीं होंगे लेकिन टारगेट दे देते हैं बड़े बड़े स्टॉक की अपनी औकात से ज्यादा। तो पॉइंट सिंपल है, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, नो द बिजनेस रियलिटी, नो द सेल्स, नो द प्रॉफिट, नो द मैनेजमेंट। उन सब हिसाबों से जोमेटो इज नॉट व्हाट पीपल आर टेलिंग। ठीक है, एंड यही वो ये वही लोग हैं जो ये 46 का स्टॉक 90 100 पे लेंगे खुद चुपचाप और आपको बताएंगे नहीं। तो सिंपल सी चीज है, मेरे पास है, मैं इसको एक्यूमुलेट अभी भी कर रहा हूँ, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस शेयर। बाकी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। आईटीसी के बारे में लोग यही कहते थे, मैंने 220 पे खरीदा इसको, 255 पे निकला, 10 रुपए मेरे मिस हुए, 265 पे फिर लिया, और अभी मैं इसमें हूँ। तो मैंने इसका यही कहा था कि ये लॉन्ग टर्म रैली स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये स्टॉक ने 5 6 साल से रैली नहीं दी है। और मुझे ये भी उम्मीद है कि अगर कोई बहुत लंबा इसका टाइम व्यू है तो 350 400 भी जाएगा ये। तो ये सारे स्टॉक्स थे जिनके बारे में बात करना चाहता, तो आई होप वीडियो लंबा है, लेकिन वीकेंड में मैं एक अच्छा वीडियो डिटेल में बनाता हूँ सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए। तो यूएस मार्केट बुलिश है, इंडियन मार्केट भी ठीक ठाक बुलिश है, हाई पे है, लेकिन डिप में बाय होगा, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड के लिए है। तो फिलहाल तो सेल ऑन राइज नहीं है, बाय ऑन डिप जरूर है। राइज पे सेल 1 2 दिन अगर होता है, जैसे बैंक निफ्टी ने थोड़ा हाई पे सेलिंग दिखाई, अगर 1 2 दिन और सेलिंग होती है तब हमें दोबारा से इसको रिवैल्यू करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे बैंक निफ्टी टॉप बना रहा है, और हो सकता है निफ्टी भी टॉप के आसपास हो, क्योंकि लीडिंग सेक्टर है। तो फिर हम उस हिसाब से 2 3 दिन बाद सोचेंगे। तो आज का वीडियो लेके 2 महीने बाद ट्रेड ना करें, नशे से बाहर आए और दिमाग लगाएं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी बातों से बुरा ना माने, क्योंकि जो बोलता हूँ आपके भले के लिए बोलता हूँ। अब आप अपना भला नहीं चाहते तो वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा काम तो है कि सबको जागरूक करना, क्योंकि ऐसे लोग मुझे मिले जिन्हें जरूरी है थोड़ा स्ट्रांग वर्ड से समझाना। क्योंकि मार्केट है, अगर आप नहीं समझोगे बर्बाद हो जाओगे, तो फिर आके मेरे से पैसे मांगोगे, तो मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि मैं बैंक नहीं हूँ। लेना देना जो भी बैंक होता है मैं नहीं हूँ। तो इट्स बेटर टू गिव देम द राइट गाइडेंस एट द राइट टाइम। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी।